3, I'm back with a new video for you all people. The topic is from unit number 3, issue of shares. This topic is very important for all the students, especially now advanced accountancy students, which is both for Usmania University, all universities which are in Telangana state. Because यहाँ पे उतना टफ पेपर नहीं बनता है, तो जो पेपर रिलेटेड है वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी. एंड सीबीएसई एंड फर्दर हायर स्टडीज के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं. तो फिल वक्त एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, you all people please focus on this video. In the single video you'll get to know about how the company issue its shares and how the shares will be issued, what is the pattern, how to record the journal entries, and along with a sum. Right. Before that, don't skip the video. See the video till end. सब समझ में आ जाएगा. Right. Subscribe my channel, share and like. Let's start the chapter introduction. Issue of shares. Issue of shares clear cut है shares. तो according to the Companies Act of 2013 amendment, rules 2014, it is very clear under section number 2 of 84. What is section number? Section number 2 of 84 according to Companies Act of 2013. Companies Act के अनुसार 2013 के अनुसार जो है section number 2 of 82, he will explain about the term share. Share का मतलब section 2 of 84 में clear cut mention है. And share is nothing but refers to financial instrument that is issued by a company to its owners. ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है कंपनी अपने ओनर्स को वो इंस्ट्रूमेंट देती है. इसका मतलब, चलो पहली बात तो ये शेयर का मतलब क्या होता है, क्यों रहता है, ये छोटा सा एक 1 मिनट का टॉपिक होगा या 2 मिनट का, सुन लीजिए. जनरली एनी कंपनी जो लार्ज ऑपरेशन से डील कर रही है, यानी जहां पे पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है कंपनी को, राइट, द कंपनी हैज टू इन्वेस्ट मोर मनी, इट हैज टू रन बिग ऑपरेशंस. एट दैट टाइम कंपनी को जो है बहुत पैसे को जरूरी पड़ेगी. तो इतना पैसा कंपनी को इन्वेस्टमेंट लेके आना जो है कंपनी के बस की बात नहीं. इसलिए पब्लिक कंपनी को ये ऑप्शन दिया गया कि भाई पब्लिक के पास से कंपनी कैपिटल ले आ सके इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एंड वो बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. यानी कंपनी जो है अपना कैपिटल जितना होना है कंपनी को, उतना कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट का एज प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उतना पैटर्न जो है पैसा लेके आ सकती इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स. चलो, तो पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक के पास से पैसा लेके आ रही इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, राइट. अब ये इशू ऑफ शेयर्स के अंदर इट इज वेरी क्लियर दैट, यहां पे आपको बताऊंगा मैं छोटा सा एग्जांपल. फर्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल का मतलब सबको पता है, ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट है कैपिटल. अब ये कैपिटल जो है कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट थिंग इज दैट विल टॉक अबाउट अथराइज्ड कैपिटल फर्स्ट. अंडर अथराइज्ड कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी को मौका दिया गया है इशू करने के लिए. द कंपनी, when a company is having a certain power and its limits, up to a certain limit it can issue shares from the public, तो वो माना जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल. यानी कंपनी को टोटल कैपिटल में से ऑथराइजेशन कितना है, यानी कंपनी के पास पावर कितना है प्रोक्यूरमेंट करने के लिए कैपिटल पब्लिक के पास से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल. तो अब ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आता है नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल फॉर एग्जांपल सर, एक छोटा सा एग्जांपल है, कंपनी का टोटल कैपिटल है, तो कंपनी वो टोटल कैपिटल में से
if the company is getting a permission to get around 50 lakh rupees as capital in the form of shares. अब ये 50 लाख रुपीस कंपनी के पास ऑप्शन है पब्लिक के पास से शेयर के थ्रू लेके आने के लिए। अब कंपनी क्या करेगी, इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जब पब्लिक के पास जाएगी फंड के लिए तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाएगी। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी। चलो पब्लिक के पास से डायरेक्ट बोलती कि भाई हमारे पास आप शेयर होल्डर बनने के लिए इतना पैसा दे दो ताकि आप शेयर होल्डर बन जाएंगे हमारे कंपनी के बोल के बता देती है, वहां पे ऑथराइजेशन मिल जाता है कंपनी को। अब ये ऑथराइजेशन कैपिटल में टोटल का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी जो है इशू कर सकेगी। एक बात ध्यान लगा लो, इश्यूड कैपिटल विल नॉट बी मोर देन, यानी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से बढ़ के नहीं रह सकता, चाहे इक्वल हो सकता या कम भी हो सकता। इट कैन बी लेस देन द ऑथराइज्ड कैपिटल और इट शुड नॉट क्रॉस द ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। चलो इश्यूड कैपिटल के बाद कंपनी कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कंपनी को जो है ड्यूरिंग इंटरवल्स टाइम, बोले तो एक एक टाइम पे नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू अपने को पैसा पब्लिक के पास से सब्सक्रिप्शन के थ्रू शेयर्स के थ्रू ले लेती है, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ड्यूरिंग सेवरल इंटरवल्स इफ द कंपनी इज allowing the public shareholders to pay the money, it is said to be called up capital. And next is paid up capital. When it comes with paid up capital का मतलब होता है कंपनी जब कॉल करी थी पब्लिक को पे करने के लिए, कितना पैसा पब्लिक से रिसीव करे उसको माना जाता है पेड अप कैपिटल। चलो ये कुछ भी रहने दो, ये टाइप्स ऑफ शेयर्स में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये डिस्कस दूसरे वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। जब कंपनी लॉ के थ्रू मैं बताना चाहता हूं तो तब बता दूंगा एक टॉपिक में। अभी फील्ड वर्क डिग्री एग्जाम्स के लिए आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। पहली बात तो शेयर इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 84 शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है शेयर, राइट। तो ये कैपिटल के हिस्से को जो है कंपनी शेयर्स के थ्रू पब्लिक के पास लगा के इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस वहां से पैसे ले लेती है। चलो अब कंपनी को मिल गया पैसा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इसका तरीका कैसा होता है, एंड कंपनी के पास दो मेथड रहते हैं ये जो मेंटेन करने के लिए, वो है फर्स्ट मेथड द कंपनी गोस विथ व्हाट यू कॉल फिक्स्ड प्राइस मेथड, दूसरा है book building method. One is fixed public issue of shares. There are two methods. One is called as fixed price method, another one is called as book building method, right. लेकिन यहाँ पे fixed price method जो भी है, अब ये fixed price method के अंदर ही अपना सम है। अभी वो method क्या है बोले तो company whenever it is going for issue of shares, the company normally collects these funds from the public through installments. That is, one is application, another one is allotment, another one is call. One is what? Application, allotment and call. Understood everyone? Right. So company पैसा लेती है पब्लिक के पास तीन डिफरेंट वेज में। एक है एप्लीकेशन के थ्रू, allotment के थ्रू और कॉल मनी के थ्रू। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द जर्नल एंट्रीज, हाउ टू राइट द जर्नल एंट्रीज। बिफोर दैट वन स्मॉल बिट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात है। तो व्हेन एवर ए कंपनी, फॉर एग्जांपल इफ ए कंपनी इज इन नीड ऑफ मनी, चलो ये पूरा टॉपिक छोड़ेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं कि कंपनी को जो है पैसों की जरूरत है, तो कंपनी कैपिटल रेस करने के लिए गई पब्लिक के पास इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। Let us assume that कंपनी के पास 20 लाख रुपए होना है, 20 lakh rupees, and the company thought that the base price रहना है 10 रुपए एक शेयर। तो अब समझो कि कितने हो गए 2 लाख शेयर्स, राइट। एक शेयर का प्राइस हो गया है 10 रुपए पर शेयर, तब कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे 20 लाख रुपए। सो 20 lakhs डिवाइडेड बाई बेस प्राइस 10 रुपीज एक शेयर का प्राइस मान के चलो, तो कंपनी को 2 लाख के शेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो 2 लाख के शेयर जो है
एक शेयर 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन कंपनी ये 10 रुपीज ईच इंस्टॉलमेंट्स में ले लेता है। पहले एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कंपनी विल एडवर्टाइज इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, वहां पे पब्लिक देख के ओपन डेट एंड क्लोज डेट रहते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहली बात तो एप्लीकेशन का मनी पे करना चाहिए। एंड समझो 2 लाख शेयर्स है, एक एक बार जो नीड है कंपनी को 2 लाख एप्लीकेशंस, उतने तो एक एक बार अप्लाई हो जाएंगे, एक एक बार उससे ज्यादा भी हो जाएंगे। अगर 2 लाख एप्लीकेशंस है तो 3 लाख लोग अप्लाई करें, समझो ज्यादा भी कर सकते। 2 लाख कंपनी को चाहिए, एक एक बार 3 लाख लोग अप्लाई करेंगे, 5 लाख भी अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा लोग अप्लाई करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन बताते। अगर समझो कि कम लोग अप्लाई करे तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता। कम का मतलब होता है यहाँ पे 2 लाख शेयर्स होना है कंपनी को, एप्लीकेशंस उससे कम सेल हो गए तो कम लोग अप्लाई करे तो उसको मानते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन। चलो, अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब कंपनी क्या करती है, पहले बात तो एप्लीकेशन मनी ले लेती है लोगों के पास, एप्लीकेशन मनी। एंड ये पैसा जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 90% ऑफ द एप्लीकेशंस, यानी कंपनी को रिक्वायरमेंट है 2 लाख का, तो 2 लाख का 90% कितना होता है, 1,80,000 शेयर्स के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करना कम से कम, तब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताते हैं। एंड कंपनी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज अलॉटमेंट। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, द कंपनी विल नॉट गो विथ फर्दर इश्यू, दैट इज अलॉटमेंट और कॉल मनी। चलो, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ कंपनी 2 टाइप में शेयर्स इश्यू करेगी, वन इज कॉल्ड एज इश्यू एट पार एंड इश्यू एट प्रीमियम। Issue at par and issue at premium. So according to the Companies Act 2013, Rules 2014, there is a small change in this issue. पहली बात तो issue of shares par और premium में भी हो सकता, new issue डिस्काउंट में बिल्कुल नहीं होता। The issue can be made only at par. par का मतलब होता है, समझो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं बताया आपको 10 रुपीज का शेयर है। सो 10 रुपीज का कोई शेयर अगर कंपनी 10 रुपीज में ही अगर इशू करी, सेम प्राइस, इट इज पार। अगर कंपनी जो है 10 रुपीज का शेयर जो है भाव बढ़ा के, यानी प्राइस बढ़ा दे के अगर इशू करी, यानी इसको एक्स्ट्रा पैसा ऐड करी, 2 रुपए या 3 रुपए कुछ भी एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करी, उसको मानते हैं अपन प्रीमियम, राइट। एक्स्ट्रा प्राइस को प्रीमियम बताया जाता। तो बेसिक प्राइस प्लस एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करे तो प्रीमियम होता। दिस प्रीमियम द कंपनी कैन कलेक्ट फ्रॉम any other source, like first stage is application, second stage is allotment, third is call। अब ये तीनों सिचुएशंस में कहीं पे भी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकती कंपनी, कहीं पे भी कर सकती। अब मैं आपको जर्नल एंट्री के तो बताऊंगा कंपनी कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज, उसके बाद एक सम बताऊंगा आपको। चलो, अब बिफोर स्टार्टिंग द सम एक छोटा सा पॉइंट है। कंपनी जब इशू के लिए जाती है तो मैं बताया कि भाई कंपनी को 2 लाख शेयर्स का रिक्वायरमेंट है, एंड अगर करेक्ट 90% से ज्यादा या 90% लोग अगर अप्लाई करे, द कंपनी कैन गो विथ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू देम, एंड नेक्स्ट इज द कंपनी कैन गो विथ कॉल, राइट। अगर समझो 10 रुपीज का प्राइस है, 10 रुपीज में 2 रुपीज अप्लीकेशन को चले गए एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट को चले गए, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 5 रुपीज। ये 5 रुपीज कंपनी फिर फर्दर 2 इंस्टॉलमेंट में ले सकती है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में थ्रू। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता हो कौन सा पैसा कब लेने का। अगर समझो कि मिस्टर मोहन बोल के एक शेयर होल्डर है जो कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ये मोहन जो है 1000 शेयर्स अप्लाई करा था समझो, तो 1000 शेयर्स का मोहन जो है एप्लीकेशन पैसा भर दिया एंड अलॉटमेंट का पैसा भी भर दिया, लेकिन कॉल मनी पे करते टाइम पे मोहन ने ये पेमेंट नहीं कर सका शेयर कॉल का। तो कंपनी क्या करती है, एक नोटिस भिजाती है उनको कि भाई पेमेंट ड्यू डेट है, पे कर दो। इवन दो इफ द शेयर होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तब क्या होता, कंपनी उनके पास से जो शेयर्स अलॉट हुए 1000 शेयर्स, वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट का मतलब होता है अभी तक जो मोहन पे किया था कंपनी को, वो कंपनी के पास ही पैसे रह जाएंगे, कंपनी वापस नहीं देगी। वो सिचुएशन को बताया जाता फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।
एंड ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करने के बाद कंपनी वो शेयर्स को दूसरे कोई शेयर होल्डर को री इशू कर सकेगी, वो भी कौन से भी प्राइस में, डिस्काउंट में भी कर सकेगी, प्रीमियम में भी कर सकेगी या पार में भी कर सकेगी. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. हाउ वी रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज. Right. Just now I have explained you about the issue of shares, the methods to issue. Now we'll discuss the same topic, exam oriented, with a simple problem. ये प्रॉब्लम में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एंड उसका जो फॉरफीचर पैटर्न है वो भी आपको ये सब में देखने को मिलेगा. चलो लेट्स, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपियर होगा एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं क्वेश्चन को. DSM Limited has an authorized capital of 50,000 shares at the rate 100 each. It issued 30,000 shares at the rate 100 each. Right? So क्वेश्चन में क्या है, DSM Limited कंपनी का जो है टोटल अथराइज्ड कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी को रजिस्टर परमिशन दिया गया कि भाई आप इतना नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा इश्यू कर सकते हो, उसको बताते अथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. चलो अब कंपनी के पास टोटल कितने हैं, 50,000 शेयर्स है. 50,000 शेयर्स कंपनी इज हैविंग एट द रेट 100 रुपीज ईच. राइट, सो हो गया 50 लाख रुपए. राइट, कंपनी इश्यू के लिए जा रही, इट इश्यूड 30,000 शेयर्स ओनली. तो इश्यू जो है अथराइज्ड कैपिटल से कम रह सकता, तो 100 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर्स कंपनी इश्यू के लिए गई. द अमाउंट पेएबल इज एज फॉलोज. कंपनी जो है फिक्स्ड प्राइस मेथड अपना रही, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्कीम में पैसे ले लेती. जैसे कि एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपए, ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपीज, 20 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 30 एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. अब 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपीज एप्लीकेशन गए, 30 रुपीज अलॉटमेंट, कितना हो गया 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 फर्स्ट कॉल, तो टोटल कितना हो गया 70 रुपीज. एंड बैलेंस कितना रहेगा, 100 माइनस 70 गया तो 30 रुपीज विल बी द बैलेंस. दैट बैलेंस विल बी फाइनल कॉल. राइट, एप्लीकेशन रिसीव्ड इन फुल, यानी पब्लिक जो है जितने कंपनी इश्यू करी थी 30,000 शेयर्स, पूरे के पूरे 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया. मनी वाज रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट ऑन टोटल मनी, यानी एप्लीकेशन 30,000 करे तो 30,000 लोग अप्लाई करे एंड उसके बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा भी सब लोग पे कर दिए एक्सेप्ट मधु हु इज होल्डिंग 500 शेयर्स. एक शेयर होल्डर है मधु, उसके 500 शेयर्स के पैसे पे नहीं किया उन्होंने, 500 शेयर्स, बाकी के लोग सब पे कर दिए कंपनी को. तो 500 शेयर्स का पैसा वो भी फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल का 30 रुपीज मधु फेल्ड टू पे. राइट, देन ही शेयर्स वर फॉरफिटेड. तो पे नहीं किया तो कंपनी क्या करी, उनके शेयर्स फॉरफिट कर ली. फॉरफिट का मतलब होता है कंपनी रिटर्न ले ली एंड उसका पैसा मधु को वापस नहीं करी. तो फॉरफिचर का मतलब होता है अभी तक जो शेयर होल्डर पैसा भर दिया कंपनी के पास ही रहते, कंपनी रिटर्न नहीं देती एंड जहां उन्हें पेमेंट नहीं करा वो सिचुएशन में फॉरफिट हो जाता. और नेक्स्ट, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू राधा. यही शेयर्स क्या करे, मधु के शेयर्स 500 रीइश्यू कर दिए राधा को, कितने रेट में, 80 रुपीज ईच. दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड टू राधा एट द रेट 80 रुपीज ईच. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैंक अकाउंट. चलो बैलेंस शीट का भी पूछेगा एक बार, तो बैलेंस शीट का देखेंगे नेक्स्ट. अब तो जर्नल एंट्रीज अलोंग विद द लेजर पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं एंड ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज जो है आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे. प्रोफॉर्मा कौन से जर्नल एंट्रीज लिखना है, जर्नल एंट्री का पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा देखने के लिए. राइट, अब वही पैटर्न में अपन ये क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको.
Right. DSM Limited has an authorized capital of 50,000 shares at the rate 100 rupees each. It issued 30,000 shares. चलो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में करेंगे अपन. फर्स्ट यहाँ पे बताया कि द कंपनी issued 30,000 shares at the rate 100 each which is payable 20 rupees on application बताया. So इसका मतलब है कंपनी इशू कर रही 30,000 शेयर्स एंड कंपनी के शेयर्स टोटली सब्सक्राइब हो गए. यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, यानी ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करे या कम नहीं करे, इक्वल है. 30,000 शेयर्स के लिए कंपनी इशू करे थे, 30,000 लोग सब्सक्राइब कर दिए. तो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ कंपनी के अंदर जर्नल एंट्री लिखने का फॉर्मेट है. कंपनी देखिए बेटा, यहाँ पे कंपनी के तरफ से सोचना है कि भाई कंपनी को यहाँ जब शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन फर्स्ट फिल करते तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को पे होता. तो नाउ कंपनी इज रिसीविंग दैट एप्लीकेशन मनी. कितने लोगों का रिसीव कर रही? 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट 20 rupees each the company is receiving. The first journal entry will be related with receiving of application money. And here the first journal entry I am writing here, receiving of application money. कंपनी को क्या आ रहा? पैसा आ जा रहा. तो write it as bank account debit. Right. So 30,000 shares into, ज्यादा ने 100 रुपीज नहीं लेना है, 30,000 रेट into 20 each on application. So 30,000 into 20 कितना हो गया? 6 लाख रुपए हो गया. राइट. सो अब कंपनी इज रिसीविंग दिस 6 लाख रुपीज. राइट. टू कंपनी को ये पैसा कहां से आ रहा है? एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है. तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. थोड़े लोग मनी भी लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी बोल के शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दिए तो बस हो जाता. एंड अगर वो प्रिफरेंस टाइप का शेयर है या इक्विटी टाइप का शेयर है, अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया तो यू हैव टू राइट इट एज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन. द टर्म प्रिफरेंस और इक्विटी शुड बी अपीयर बिफोर द शेयर. राइट. अब नेक्स्ट जो है नरेशन लिख देना चाहिए. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. चलो एक पॉइंट क्या है, रूल क्या है, कंपनी रूल्स 2014 के हिसाब से जो भी कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है वो पैसा कंपनी 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है. वो टोटल पैसा कंपनी क्या करना है, एक सेपरेटली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना पड़ता कंपलसरी. सो तब तक पूरा पैसा नहीं आता तो एप्लीकेशन मनी कंपनी यूज नहीं कर सकेगी एंड ये जो है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना. इसलिए अब अपन ट्रांसफर एंट्री लिखते हैं. जितना भी पैसा आ गया उसका ट्रांसफर एंट्री लिखेंगे. अब ट्रांसफर एंट्री के अंदर फर्स्ट इज जो पैसा कंपनी रिसीव करी एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव करी तो शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. तो कैपिटल को ट्रांसफर हो जाता है. राइट. सो कैपिटल को ट्रांसफर हो जाता है. यू हैव टू राइट इट एज टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि ये पैसा पब्लिक के पास से लिए सो है एंड ये बन गया अपना लायबिलिटी, इसलिए कैपिटल के थ्रू लिख देते हैं अपन टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे सेम अमाउंट 6 लाख रुपीज जो रिसीव करे वो अकाउंट में ट्रांसफर एंट्री हो गया. Narration will be being share application money transferred to capital. Right. After this the next entry will be, ये दो हो गया. पहला एंट्री है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री. अगर कोई क्वेश्चन में पूछा उन्हें ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर दिए तो कंपनी अगर रिजेक्ट करी उनकी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल 30,000 कंपनी इश्यू करी, 40,000 लोग अप्लाई करे तो एक्स्ट्रा 10,000 जो है कंपनी जो है रिफंड कर सकती है, वो लोगों को रिटर्न बैक कर सकती है. वो रिफंड का एंट्री आएगा सेकंड एंट्री. अगर रिफंड है तो वो रिफंड का एंट्री पहला एंट्री जो है उसका ऑपोजिट हो गया, यानी शेयर एप्लीकेशन टू रिवर्स बैंक अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट बोल के अगर रिजेक्शन एंट्री है तो सेकंड एंट्री आएगा. यहाँ पे रिजेक्शन कुछ नहीं है तो पहला नॉर्मल एंट्री रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अगर रिजेक्शन है तो सेकंड एंट्री में आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट इज यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री. आफ्टर ट्रांसफर द कंपनी क्या करेगी, लोगों को अलॉटमेंट पैसा पे करने के लिए बोलेगी. जब शेयर्स
कंपनी रिसीव करती है, कंपनी एक बार स्क्रूटनाइज करती है, पूरा चेक कर लेती कितने लोगों को अलॉटमेंट देना है। कंपनी जब अलॉटमेंट का लेटर भिजा देती है लोगों को, कॉल कर देती, तो वो टाइम पे दे हैव टू पे अलॉटमेंट मनी। सो पहली बात कंपनी क्या कर लेती, हर इंस्टॉलमेंट में जो अलॉटमेंट हो, कॉल हो, कुछ भी हो, इट विल राइट ए ड्यू एंट्री फर्स्ट, कितने लोगों से पैसा आना है, उसके बाद रिसीव्ड कितने लोगों से करे। तो यहाँ से हर एक ड्यू एंट्री आएगा, एक रिसीव्ड एंट्री आएगा। नाउ शेयर अलॉटमेंट ड्यू। शेयर अलॉटमेंट का रेट है 30 रुपीज इन द गिवन क्वेश्चन, एंड लोग है कितने, 30,000 मेंबर्स। सो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री बताना चाहिए अपने को अभी, राइट। शेयर अलॉटमेंट जो भी ड्यू है सर उसको डेबिट कर देना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज द एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 शेयर्स into 30 rupees each, sorry, 30,000 into allotment rate is 30 rupees, so हो गया 9 लाख रुपीस। राइट, 9 लाख रुपीस इज ड्यू फ्रॉम 30,000 शेयर होल्डर्स। ये हो गया ड्यू एंट्री अलॉटमेंट का। बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, राइट। नेक्स्ट इज रिसीव्ड एंट्री लिखना है अलॉटमेंट के बाद। यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया कि भाई अब मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल, पैसा सब लोग पे कर दिए एक्सेप्ट मधु हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो मधु यहाँ पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे नहीं किया, लेकिन अलॉटमेंट सब लोग पे कर दिए। सो रिसीविंग एंट्री में जो है यू हैव टू राइट इट एज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account. Same 9 lakh rupees totally received, so 9 lakhs and 9 lakhs respectively. Being share allotment money received, so पैसा रिसीव हो गया। चलो नेक्स्ट एंट्री हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्स। कॉल्स में दो कॉल्स है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट कॉल हियर इज 20 रुपीज, सेम 30,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, 20 रुपीज कंपनी को ड्यू है। तो ड्यू एंट्री पहले लिखना पड़ेगा अपने को। सो आई एम राइटिंग द ड्यू एंट्री हियर। राइट, ड्यू एंट्री आई विल राइट हियर। कौन सा भी ड्यू है उसको डेबिट करो बोला मैं। यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 30,000 shares into 20 rupees, 6 lakh rupees is due from the shareholders, right? Being share final call due, right, sorry, it is share first call due, right sir। next is share फर्स्ट कॉल का रिसीव्ड एंट्री। यहाँ पे रिसीव्ड में जो है मधु जो नाम का है उन्हें 500 शेयर्स होल्ड कर रहा है, ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया। तो कंपनी क्या करती, वेट करेगी, भाई पे करता हूँगा बोल के नेक्स्ट चांस भी दे देती। यहाँ पे चांस दी कंपनी उसको फाइनल कॉल तक, तो ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑल्सो फाइनल कॉल। लेकिन ड्यू एंट्री में अपने को बताना चाहिए कि भाई वो बंदा मधु भी ड्यू है। उसके बाद फर्स्ट कॉल बुलाने के बाद, कॉल करने के बाद मधु फेल टू पे इट। सो रिसीव्ड एंट्री में क्या करना है, 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स में से मधु के 500 हटाने के बाद 29,500 शेयर्स का मनी रिसीव्ड एंट्री लिखना है, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो टोटली 6 लाख रुपये आना है, उसमें से 500 मधु जो है 20 रुपीज फेल टू पे, यानी 10,000 फेल टू पे।
सो अब करना है 29,500 into 20 rupees, 5,90,000 the company received. नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि टोटल ड्यू है 6 लाख, उसमें से जो है 500 मधु का 500 into 20 रुपीज 10,000 वो इसमें से माइनस करके रिमेनिंग 5,90,000 लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पे रिसीव्ड बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। राइट, नेक्स्ट एंट्री विल बी फाइनल कॉल ड्यू, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद ही मधु के शेयर्स फॉरफिट हुए, दैट इज द रीजन फाइनल कॉल लिखना है। फॉरफिट का मतलब मैं इससे पहले समझाया था आपको कि फॉरफिट का मतलब होता है जब भी कोई शेयर होल्डर पे नहीं करता है तो उसके शेयर्स कंपनी रिटर्न बैक ले लेती है, तो उसको फॉरफिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी हैज गिवन वन मोर ऑप्शन टू मधु टिल फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल ड्यू एंट्री बताना है अपने को, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। राइट, so here 30,000 into 30 rupees, 9 lakh rupees. Which is around how much? 9 lakh rupees due. Being share final call due. Next is sixth entry, this seventh entry. Next is सिंपल फाइनल कॉल ड्यू का बता दिया, 30,000 लोग ड्यू है। अभी अपने को करना क्या है, इसमें मधु फिर से फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, तो मधु का 500 शेयर्स हटा के रिमेनिंग अमाउंट टोटली रिसीव्ड है, तो रिमेनिंग अमाउंट का लिखेंगे अपन। सो हियर इज द नेक्स्ट एंट्री विल बी रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए थोड़े लोग देखे सो वाले अगर कोई बोलते होंगे कॉल इन एरियर्स का अकाउंट क्यों नहीं बनाए, एंट्री क्यों नहीं बनाए। जब तक क्वेश्चन में कॉल इन एरियर्स द कंपनी अगर मेंटेन कर रही है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया, तभी अपने को कॉल इन एरियर्स लिखना पड़ेगा, और एल्स देयर इज नो नीड टू मेंशन कॉल इन एरियर्स। राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो हियर अब 500 लोगों का हटा दो 30 रुपीज, 15,000 हटा दिए तो 9 लाख रुपीज माइनस 15,000, इट इज 8,85,000 मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, यहाँ पे मनी रिसीव्ड भी लिख सकते सर। राइट, अब हो गया नेक्स्ट एंट्री फॉर फीचर एंट्री। फॉर फीचर एंट्री ऑलरेडी मैं बताया कि जर्नल एंट्रीज आपको मैं स्क्रीन पे बता दूंगा। अब ये एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी आपको फॉर फीचर का एंट्री हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं स्क्रीन पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, यही है ना जर्नल एंट्री। राइट, सो नाउ यहाँ पे 500 शेयर्स मधु का जो है कंपनी रिटर्न बैक ले ली, इसका एंट्री लिखना है अपने को। चलो फॉर फीचर एंट्री, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम राइटिंग विद ब्लैक पेन। राइट, सो यहाँ पे फॉर फीचर एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्चुअली यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ हेडिंग बोल के, आपको समझ में आना है कि ये फॉर फीचर एंट्री है। राइट, for future entry, share capital account debit to forfeited shares, और शेयर forfeited कुछ भी एक ही है। चलो forfeited shares account to unpaid calls, यहाँ पे unpaid calls कौन से है, मधु
फेल टू पे फर्स्ट कॉल, मधु फेल टू पे फाइनल कॉल, ये दोनों अनपेड है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर मधु अलॉटमेंट भी पे नहीं किया तो अलॉटमेंट भी लिखते थे अपन ड्यू में। चलो अब फॉरफिटेड में क्या लिखना है, यहाँ पे फॉरफिटेड में क्या लिखना है, फॉरफिटेड में लिखना है मधु के पास से अपन कितना पैसा रिसीव करे वो अमाउंट फॉरफिटेड में लिखना है, राइट। मधु 500 शेयर होल्डर है, तो मधु क्या पे किया कंपनी को अभी तक, एप्लीकेशन 20 रुपीज पे किया, प्लस अलॉटमेंट 30 रुपीज पे किया, सिर्फ 50 रुपीज पे किया एंड बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। तो फॉरफीचर में क्या लिखना है, रिसीव्ड अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पे मधु के पास से कंपनी को जो है 500 शेयर्स का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज रिसीव कर ली कंपनी। तो 500 एट द रेट 50 रुपीज अगर रिसीव कर ली कंपनी तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 50 25,000, राइट। अब नेक्स्ट इज ड्यू, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया था, 500 शेयर्स एट द रेट, एक फर्स्ट कॉल का अमाउंट का कितना है 20 रुपीज। सो 500 इंटू 20 रुपीज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे भी 500 इंटू 30 रुपीज, जो फाइनल कॉल का रेट है कितना हो जाएगा 15,000, राइट। अब ये तीनों को ऐड करो, 25 प्लस 10 प्लस 15, 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50,000, right. So I'm writing the narration here, being shares forfeited for non-payment। अब लिख सकते लंबा सा, being share forfeited for non-payment of first and final call भी लिख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट री इश्यू एंट्री है। अब री इश्यू एंट्री मैं आपको समझा दूंगा यहीं पे, राइट। सो पहले मैं आपको ये अभी तक जो हुआ ये आपको एक पिक लगाऊंगा स्क्रीन पे, उसके बाद मैं री इश्यू एंट्री पास करूंगा यहाँ पे। फॉरफीचर एंट्री के बाद देख लिया ना, मैं आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी सॉल्यूशन लगाया एंड फॉरफीचर एंट्री के बाद यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि भाई एंड दीज शेयर्स वेर फॉरफीटेड फ्रॉम मधु एंड दीज शेयर्स वेर रीइश्यूड टू राधा। राधा को रीइश्यू हो गया 80 रुपीज ईच, 80 रुपीज में रीइश्यू हो गया। नाउ विल राइट द री इश्यू एंट्री हियर। री इश्यू का एंट्री होगा सिंपल, टोटल 500 शेयर्स, टोटली पूरे के पूरे 500 शेयर्स रीइश्यू हो गए, एक शेयर 80 रुपीज में हुआ। तो फर्स्ट उसका एंट्री लिखेंगे अपन, बैंक अकाउंट, कंपनी को पैसा आ रहा है रीइश्यू में तो बैंक इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 500 इंटू 80 रुपीज, 500 इंटू 80 which is 40,000 rupees the company received। यहाँ पे लिख दिया मैं 500 shares at the rate 80 rupees each is 40,000, राइट। अब कंपनी जो है ये शेयर्स पहले 100 रुपीज के थे, अब 80 रुपीज को री इश्यू करी, यानी कितना कम में करी कंपनी शेयर्स, 20 रुपीज डिस्काउंट में करी। सर समझ में आ गया सर? इससे पहले कंपनी इश्यू करते टाइम पे 100 रुपीज पर शेयर इश्यू करी थी, अब फॉरफिट होने के बाद वो री इश्यू के टाइम पे 80 रुपीज को करी। तो यहाँ पे 100 रुपीज पहला रेट है, अब 80 रुपीज इज री इश्यूड। अब डिस्काउंट में करी ना 20 रुपीज, ये 20 रुपीज डिस्काउंट को जो करे वो आएगा डेबिट साइड में, फॉरफिटेड शेयर्स बोल के डेबिट कर देना चाहिए डिस्काउंट को। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना है सर 500 शेयर्स एट द रेट 20 रुपीज ईच,
राइट 500 शेयर एट द रेट 20 कितना 10,000 रुपीज डिस्काउंट। राइट आप ये 40 या 50 दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया सर 50,000 समझ रहे। राइट 40 एंड 10 50,000 हो गया। नाउ नरेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बीइंग forfeited shares reissued। right forfeited shares are reissued। next यहाँ पे आपको ज्यादा तक आपके जो सिलेबस में क्या बोलते कैपिटल रिजर्व का कहीं क्वेश्चन इससे पहले ज्यादा पूछा नहीं, तो कैपिटल रिजर्व फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते कैसे शॉर्टकट में। चल कैपिटल रिजर्व ओके सर। सो कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है पिछले कंपनी ने एक शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू करे, वहां से प्रॉफिट कर लिए, उनके पैसे ले लिए कंपनी ने, अब ये शेयर्स दूसरों को री इश्यू कर रहे, तो पहले शेयर्स में और ये री इश्यू में कंपनी को कुछ बेनिफिट मिला क्या, वो बेनिफिट होता है कैपिटल रिजर्व। राइट ये कैलकुलेट करते कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 जो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन forfeiture, amount received on forfeiture of shares। right चलो अमाउंट कितना रिसीव करे कंपनी, यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ 25,000 कंपनी हैज रिसीव्ड। ये 25,000 इनटू कितने कंपनी शेयर्स रीइश्यू करी कंपनी 500 शेयर्स रीइश्यू कर दी, कितने फॉरफिट करी 500 फॉरफिट करी, सेम टोटल शेयर्स रीइश्यू कर दी 500 डिवाइडेड बाय 500। चलो अब हो गया अमाउंट 25,000। ओके नेक्स्ट लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इफ एनी, यहाँ पे रीइश्यू में डिस्काउंट है ना, 500 शेयर्स कंपनी हैज रीइश्यूड एट द रेट डिस्काउंट 20 रुपीज ईच। यहाँ पे है देखो डिस्काउंट का 10,000, वो 10,000 माइनस कर लो आप, यानी यहाँ के फॉरफीचर में से यहाँ का फॉरफीचर माइनस कर रहे, 25 माइनस 10 15,000। हमेशा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे टोटल शेयर्स रीइश्यू हो गए इसलिए डायरेक्ट माइनस कर सकते। सो दिस 15,000 विल बी कैपिटल रिजर्व। डन। चलो सो हियर जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से मैं समझाया था आपको, सो फॉलो दैट, अच्छे से एक दो बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन विल गिव यू 12 मार्क्स एंड फॉरफीचर का जो पार्ट ऑफ शेयर्स है वो आपको मिल जाएगा, वो भी देगा आपको 4 मार्क्स। यानी बेटा ये चैप्टर में से आप लोगों को बच्चों 12 मार्क्स का एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन का सम आएगा एंड एक 4 मार्क्स का फॉरफीचर एंड रीइश्यू टाइप का एक सिंपल सम आएगा 4 मार्क्स के लिए। सो 16 मार्क्स ये वीडियो में कवर हो गए। तो टोटल वीडियो समझ में आने के लिए अच्छे से वॉच करो, टोटल वीडियो देखो, समझ जाओगे इजीली। एंड आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम्स एंड ये प्रॉब्लम भी एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लिए तो यू विल गेट 16 मार्क्स फॉर श्योर। एंड जिसको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय।